Hello everyone, welcome back to Career Point Education. Myself Preeta Singh. In this video we are going to discuss about the eubacteria. In our last video we talked about the Archaebacteria. Archaebacteria member of kingdom and belong to domain Archaea. Eubacteria also known as true bacteria. eubacteria को true bacteria भी बोलते हैं. True bacteria. ठीक है, ये भी क्या है, यूबैक्टीरिया भी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने देखा? सबसे पहले इन्हें देखा ल्यूवेनहॉक ने. ल्यूवेनहॉक ने देखा था. ल्यूवेनहॉक ने इन्हें कहाँ पे देखा था? रेनी वाटर में देखा था सबसे पहले, और इन्हें नाम दिया था एनिमलक्यूल्स. एनिमलक्यूल्स मतलब टाइनी एनिमल्स. ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स. एनिमलक्यूल्स. एनिमलक्यूल का क्या मतलब होता है? टाइनी एनिमल्स. टाइनी एनिमल्स. ठीक है, फिर इन ल्यूवेनहॉक के बाद आए कौन? F.J. कोहन एंड एहरबर्ग. F.J. कोहन एंड एहरबर्ग. इन्होंने क्या किया? इन्होंने नेम बैक्टीरिया प्रोवाइड किया. नेम बैक्टीरिया. इन्होंने नेम बैक्टीरिया क्या किया? प्रोवाइड किया. ठीक है, अब एफजे कोहन और एहरबर्ग ने नेम बैक्टीरिया प्रोवाइड किया, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद अब आते हैं कौन? हम किसकी बात करेंगे? बर्गी की. बर्गी. इनकी एक बुक थी, बर्गी की एक बुक थी, मैनुअल ऑफ डिटरमाइंड सॉरी बर्गी की एक बुक थी, मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियल माइक्रोबायोलॉजी. मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी. ये बुक किसकी थी? बर्गी की बुक थी. इसे क्या कहा जाता है? इस बुक को बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, आल्सो कॉल्ड बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन. बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन. ठीक है, जो बर्गी की बुक थी मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियल माइक्रोबायोलॉजी, इसे बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है. ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट थी. इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि इस ग्रुप में इन्होंने इंक्लूड किया था बैक्टीरिया को. ठीक है, सॉरी, इस बुक में जो बर्गी थे इन्होंने बैक्टीरिया को इंक्लूड किया था. किस ग्रुप में? प्रोसोफाइटा ग्रुप में इंक्लूड किया था. बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इन द ग्रुप प्रोसोफाइटा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है ये कि बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में बर्गी ने बैक्टीरिया को किस ग्रुप में इंक्लूड किया था? तो किस ग्रुप में इंक्लूड किया था? प्रोसोफाइटा ग्रुप में इंक्लूड किया था उन्होंने बैक्टीरिया को. ठीक है, तो ये हो गई हिस्ट्री. अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल या स्ट्रक्चर ऑफ यूबैक्टीरियल सेल की. यूबैक्टीरियल सेल जो होती है, कितनी तरह से, कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, किससे मिलकर बनी होती है? इसमें जो ये सेल होती है, सबसे पहले इनमें क्या पाया जाता है? सेल इनवेलप. सेल एनवेलप के बाद
क्या आएगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, पीलई, फ्लैजिला, ठीक है। ये हो गए स्ट्रक्चर इंक्लूड है बैक्टीरियल सेल में। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? यूबैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे बाहर हम देख रहे हैं क्या? कैप्सूल, देन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये जो ब्लू से शो किया गया ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है ये मेसोसोम कहलाता है। ये साइटोप्लाज्म, ये पूंछ जैसा जो स्ट्रक्चर है जो लोकोमोशन के काम में आता है, मूवमेंट के काम में आता है, ये क्या है? फ्लैजिला है, ठीक है। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये छोटे स्ट्रक्चर फ्लैजिला से छोटे होते हैं, ये क्या कहलाता है? ये पीलई कहलाता है। ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जो ये यूबैक्टीरियल सेल में भी क्या होता है, क्योंकि ये भी प्रोकार्योटिक सेल है तो इनमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियाइड कहा जाता है। बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल वो कहलाता है। अब हम बात करेंगे सेल एनवेलप की। सेल एनवेलप, सेल एनवेलप यानी कि सेल के ऊपर जो एक कवरिंग पाई जाती है वो क्या कहलाती है? सेल एनवेलप कहलाता है। सेल एनवेलप consist of 3 लेयर। इसमें सेल एनवेलप में 3 लेयर पाई जाती है। किसकी किसकी? एक तो हो गया क्या? सेल वॉल, सॉरी कैप्सूल, सबसे पहले कैप्सूल आएगा, कैप्सूल, फिर आएगा सेल वॉल, सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैप्सूल की। यहाँ पे मैं एक अलग से डायग्राम बना देती हूँ। ये ठीक है, इस तरह से ये क्या है? कैप्सूल, ये कैप्सूल हुआ। ये क्या है? सेल वॉल, सेल वॉल, और ये ग्रीन से जिसे मैंने इंडिकेट किया है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैप्सूल की, ठीक। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल ये ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक। ग्लाइकोकैलिक्स यानी कि ये क्या होता है? म्यूसिलेज लेयर होती है। ये क्या होती है? ये म्यूसिलेज लेयर होती है, ठीक है। कैप्सूल जो होता है ये म्यूसिलेज लेयर होती है। अच्छा, ये जो वर्ड म्यूसिलेज आता है, जहां पे वर्ड म्यूसिलेज आएगा यानी कि ये क्या शो करता है? इसका जो नेचर कैसा होता है? स्टिकी नेचर होता है, यानी कि चिपचिपा होता है, ठीक है। ये किसकी बनी होती है? कैप्सूल मेड अप फ्रॉम पॉलीसेकेराइड, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड,
नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड। ठीक, कैप्सूल बनी होती है नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड तो प्रेजेंट है इसमें, लेकिन वो कैसा है, नॉन सेल्यूलोजिक होता है, और पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। अब ये क्या होता है, कैप्सूल भी ये जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। अगर कैप्सूल में पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों ही प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, इसकी जो कवरिंग होगी कैसी होगी, वो टफ होगी। ठीक है, रेगुलर एंड टफ होगी। अगर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, तो इसकी कवरिंग कैसी होगी, लूज होगी। ठीक है, इसमें जैसे ये हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल हो गई। ठीक है, ये दो तरह की सेल हो गई, जैसे बैक्टीरिया हो गई। तो अगर कवरिंग लूज होगी तो ये क्या होगा, ये ऐसा होगा। अगर कवरिंग कैसी होगी, रेगुलर होगी और टफ होगी, तो ये कैसा होगा, इस फॉर्म में होगा, यानी कि कैप्सूल के फॉर्म में होगा। तो ये जिसमें कवरिंग लूज होती है, ठीक, ये क्या कहलाता है, ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और क्या कहलाती है, स्लाइम लेयर कहलाती है, ये स्लाइम लेयर। ठीक है, या स्लाइम कवरिंग कहलाती है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, स्लाइम लेयर, लूज लेयर होती है। ये किसकी बनी होती है, लूज कवरिंग, लूज कवरिंग होती है। किसकी बनी होती है, ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, लूज कवरिंग जो होती है पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और ये क्या कहलाती है, स्लाइम लेयर या स्लाइम कवरिंग कहलाती है। और जो ये कैसी होती है, रेगुलर कवरिंग होती है, ये किसकी बनी होती है, ये पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड, इसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या कहलाता है, ये कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैप्सूल। अब हम बात करेंगे किसकी, साइटोप्लाज्म की, सॉरी सेल वॉल की। सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, ये सेल वॉल जो होता है रिजिड एंड टफ स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके पहले भी बता चुके हैं कि ये बैक्टीरियल सेल किसकी बनी होती है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये कैसा होता है, रिजिड होता है, टफ स्ट्रक्चर होता है, बना किसका होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये बनी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन में, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, ये दो तरह की यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी कि रिपीटिंग यूनिट होती है इसमें। पेप्टाइडोग्लाइकेन में दो तरह की, कौन कौन सी होती है वो, नैग और नैम, नैग एंड नैम। ये क्या होती है, ये रिपीटिंग यूनिट होती हैं, यानी कि ये अल्टरनेट करके, पहले यूनिट होती है, बना तो इन्हीं से होगा, लेकिन पहले नैग आएगा फिर नैम आएगा, ऐसे अल्टरनेट करके होता है। नैग क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन। नैम क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड।
ठीक है। नाम को बोलते हैं एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन और नाम को बोलते हैं एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो सेल वॉल होती है ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, ये बचाती है बैक्टीरिया को किससे, लाइसोसोम, जिससे उसको डाइजेस्ट ना कर पाए या उसको उसकी लाइसिस ना कर पाए। ठीक है, लाइसोसोम से प्रोटेक्ट करती है ये सेल वॉल बैक्टीरिया को। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिफिशियल डाइजेशन की, ठीक है, अगर हम आर्टिफिशियली इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करवाएं किससे, लाइसोजाइम से, तो लाइसोजाइम जब इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेगा या इसकी सेल वॉल जब हट जाएगी तब जो बैक्टीरिया बचेगा, तो उस कंडीशन में हम बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ, इस कंडीशन में बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, एल फॉर्म बैक्टीरिया या लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का वो फॉर्म क्या कहलाएगा, एल फॉर्म या लिस्टर फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, कब कहलाएगा एल फॉर्म या लिस्टर फॉर्म, अगर हम सेल वॉल को आर्टिफिशियली डाइजेस्ट करवा दें किससे, लाइसोजाइम से, तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरिया बनेगा वो क्या कहलाएगा, एल फॉर्म या लिस्टर फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे किसकी, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल मोस्टली जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, नेचर उनका कैसा होता है, वो पैथोजेनिक होते हैं नेचर में। ठीक है, यानी कि जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होगा, कैप्सूल क्या होता है, कभी कभी किन्हीं बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, किसी में एब्सेंट होता है, जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट ही रहे। ठीक है, तो किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट भी हो सकता है ये, किसी बैक्टीरिया में एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है उनका नेचर कैसा होता है, पैथोजेनिक होते हैं, उनका नेचर जो होता है वो पैथोजेनिक होता है, यानी कि वो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन, यू बैक्टीरिया की भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये भी लिपोपॉलीपेप्टाइड होता है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, रिस्पायरेशन में। ठीक है, रिस्पायरेशन में भी रोल प्ले करती है, ये सेल वॉल कंपोनेंट बनाने में भी काम करती है, सेल वॉल कंपोनेंट बनाने में काम करती है। ठीक है, कैप्सूल के लिए मटेरियल सीक्रेट करने में काम करती है। ठीक, यानी कि जब कभी सेल वॉल अगर डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयर करना होगा ना, सेल वॉल को रिपेयर करनी होगी, उसकी रिपेयरिंग करनी होगी, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए कंपोनेंट्स की जरूरत होगी जिससे सेल वॉल बनी होती है, तो वो कंपोनेंट्स कौन बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट। ठीक है, ये काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ठीक, ये कैप्सूल सिक्रीशन में भी रोल प्ले करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोइड की, सॉरी साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होता है, बैक्टीरियल जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये पता है कि इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो रहते हैं ये क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, यानी कि नहीं पाए जाते हैं।
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, वो किसका कैरेक्टर है, वो यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। प्रोकैरियोटिक सेल है यूबैक्टीरिया, इसलिए इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनके साइटोप्लाज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मीसोसोम, मीसोसोम, और क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड, राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम बात करें मीसोसोम की, तो मीसोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, मीसोसोम जो होता है, मीसोसोम बनता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मीसोसोम अकर ड्यूरिंग द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीसोसोम का फॉर्मेशन कब होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी इनवर्ड फोल्डिंग के थ्रू बनता है, इनवर्ड फोल्डिंग के दौरान फॉर्मेशन होता है मीसोसोम का। अच्छा, मीसोसोम में क्या होता है, इसका कहाँ पे रोल होता है, मीसोसोम किस में रोल प्ले करता है, ये रिस्पायरेशन में रोल प्ले करता है, रिस्पायरेशन में रोल प्ले करता है। रिस्पायरेशन में रोल प्ले क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होते हैं, कई तरह के ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मीसोसोम के अंदर, कई तरह के ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करता है, रिस्पायरेशन में रोल प्ले करता है। दूसरा काम इसका क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, रेप्लिकेशन में भी, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, एंड सेल वॉल सिक्रीशन, सेल वॉल सिक्रीशन, ये फंक्शन हो गया मीसोसोम के, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल सिक्रीशन। और ये क्या होता है, इसका ये हो गया फंक्शन मीसोसोम का। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये हो गया मीसोसोम। अब ये जो स्पेस होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, सेल वॉल, ये क्या है, हमारी सेल वॉल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में ये जो स्पेस है, इसे मैं लाइन से इंडिकेट कर देती हूँ, ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या होता है, ये एनालॉगस टू लाइसोसोम, ये लाइसोसोम के एनालॉगस होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसके डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है वो एनालॉगस टू लाइसोसोम होता है और इसमें कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के डाइजेशन में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है।
अब अगर सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल कैसी होती है, वो थिन होती है। पॉजिटिव है तो उसमें सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, यानी कि मोटी होती है। तो अब पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा ये या कम होगा, ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, दोनों दोनों तरह का हो सकता है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, सेल वॉल कैसी है। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी, पॉजिटिव है तो थिक होगी। और ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो डिपेंड करता है सेल वॉल की थिकनेस पर, अगर मोटा है कि पतला है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी न्यूक्लियोइड की, सॉरी हम बात कर रहे थे साइटोप्लाज्म की, तो ये हो गया मेसोसोम। अब हम बात करेंगे प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड जो होते हैं वो सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, क्योंकि ये इनमें क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग की क्षमता होती है इनमें, किसमें, प्लाज्मिड में। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। ये जो प्लाज्मिड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, कैसे होते हैं, और डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होते हैं। जनरली जो हम फिगर देखते हैं उसमें हम प्लाज्मिड को इस तरह से देखते हैं कि सर्कुलर होता है और ये ऐसे शो किया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो होता है ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे हमारा डीएनए होता है ना, हेलिकल हेलिकल फॉर्म में होता है, ऐसे बॉन्ड पाए जाते हैं, ऐसे क्या होते हैं, ये प्लाज्मिड का भी जो डीएनए होता है ये सर्कुलर होता है और ये भी ऐसे होता है, इनमें ऐसे बॉन्ड पाए जाते हैं। जो एक्चुअल डायग्राम होता है इसका ऐसे होता है। ठीक है, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड। अभी जो प्लाज्मिड जो होते हैं, ठीक, इनमें क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है, और क्या होता है इनमें, जो प्लाज्मिड होते हैं इनमें क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग की क्षमता होती है, और ये क्या होते हैं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। कई प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियस की या न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड के पहले बता देते हैं हम आपको राइबोसोम और स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के बारे में थोड़ा सा। राइबोसोम जो होता है पाया जाता है यूबैक्टीरिया में, वो भी कैसा होता है, 70S टाइप का होता है, और ये जो S होता है ये किसके लिए स्टैंड होता है, ये स्वेडबर्ग यूनिट होती है। ठीक है, तो जो यूबैक्टीरिया होता है उनमें भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। इनमें साइटोप्लाज्म में इनके क्या पाए जाते हैं, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, कई तरह के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें की क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड क्या होता है, ठीक, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड है और न्यूक्लियोइड है, ठीक, तो प्लाज्मिड क्या होता है, न्यूक्लियोइड के बहुत पास आ जाता है, न्यूक्लियोइड से अटैच हो जाता है, तो जो रचना बनती है या उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है, इपीसोम कहलाता है। ठीक है, कभी कभी प्लाज्मिड जो रहता है
न्यूक्लियोइड से जाके अटैच हो जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है? इपिसोम कहलाता है, इपिसोम। ठीक है, इपिसोम और ऐसी सेल्स जिनमें इपिसोम प्रेजेंट होता है या ये स्ट्रक्चर इपिसोम पाया जाता है, वो सेल्स क्या कहलाती हैं? HFR सेल। ये क्या कहलाती है? HFR सेल्स कहलाती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल कहलाती हैं HFR सेल्स। ठीक, अब हम बात करेंगे फ्लैजिला की। फ्लैजिला क्या है, इसके पहले भी बता चुके हैं बैक्टीरियल सेल में। फ्लैजिला का डिटेल से जानने के लिए आप हमारे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं डिटेल से। अभी यहाँ पे हम केवल आपको बताएंगे इसका एक जनरल स्ट्रक्चर कि इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ये भी क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जो कि लोकोमोशन के काम में, मूवमेंट के काम में आता है। फ्लैजिला को डिवाइड किया गया है कितने में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। प्रोटीन कौन सी पाई जाती है फ्लैजिला में? प्रोटीन प्रेजेंट होती है फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन प्रोटीन पाई जाती है फ्लैजिला में। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीलई की। पीलई क्या होता है? पीलई जो होती हैं ये शॉर्टर स्ट्रक्चर होते हैं या स्मॉलर स्ट्रक्चर होते हैं। किसके कंपैरिजन में? फ्लैजिला के कंपैरिजन में, यानी कि ये फ्लैजिला से जो होते हैं ये छोटे होते हैं पीलई। ये कैसे होते हैं? ट्यूब्यूलर। ये कैसे होते हैं? ट्यूब्यूलर होते हैं। इट कैन बी सिलिंड्रिकल, एंड हॉलो। ये ट्यूबुलर होते हैं और ये कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल होते हैं। अंदर से कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं। छोटे होते हैं किसके कंपैरिजन में? फ्लैजिला से अगर हम कंपेयर करें तो ये फ्लैजिला की तुलना में जो पीलई जो होते हैं ये छोटे होते हैं। इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? पाइलिन। पीलई में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? पाइलिन होती है प्रेजेंट। ये एक तरह की प्रोटीन होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? पीलई के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पीलई का जो फंक्शन होता है, पीलई में जो होती है ये 2 तरह की होती है, एक शॉर्टर होती है और एक लॉन्गर होती है। ठीक, 2 तरह की होती है, लॉन्गर एंड शॉर्टर, एंड शॉर्टर। ठीक, लॉन्गर पीलई जो होती है लॉन्गर पीलई जो होती है ये क्या कहलाती है? इसे हम एफ पीलई या सेक्स पीलई भी कहते हैं। लॉन्गर पीलई को क्या कहते हैं? एफ पीलई या सेक्स पीलई भी कहते हैं। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है डोनर में, यानी कि डोनर बैक्टीरिया में। डोनर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। डोनर बैक्टीरिया में हम उसे क्या कहते हैं? एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, या वो क्या होता है? मेल बैक्टीरिया होता है। वो क्या होता है? मेल बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो होता है एफ पीलई या लॉन्गर पीलई जो होती है, इनमें क्या होता है?
ये किस में एब्सेंट होती है? ये फीमेल में एब्सेंट होती है, यानी कि जो रिसिपिएंट होती है, फीमेल जो होती है रिसिपिएंट होती है, उसमें ये एब्सेंट होती है। ठीक है, प्रेजेंट किस में होती है? डोनर में, यानी कि मेल में प्रेजेंट होती है और फीमेल में एब्सेंट होती है। ये काम किस में करती है? किसमें इसका मेन फंक्शन होता है पीलई का? रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसमें? कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पीलई। ठीक है, शॉर्टर पीलई जो होती है वो क्या होती है? इन्फेक्टिव पीलई होती है। इन्फेक्टिव, ये इन्फेक्टिव पीलई कहलाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का स्ट्रक्चर यूबैक्टीरिया का। एक और चीज, प्लाज्मिड जो था, टर्म प्लाज्मिड किसने दिया था? लेडरबर्ग ने। लेडरबर्ग ने दिया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का स्ट्रक्चर ऑफ यूबैक्टीरिया से। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मोबिलिटी एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, एक और चीज, ये जो पीलई होते हैं ये फ्लैजिला से छोटे होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? इनका लोकोमोशन में या मोबिलिटी में इनका, या सॉरी मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।